पहला प्रश्न ही कितना अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और कम से कम प्रश्न को 2 बार जरूर पढ़िएगा। अब यहाँ पर देखिएगा जल्दबाजी में क्या होगा कि आपको लगेगा कि इसमें से पूछा गया है कि कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र है, नहीं, इसमें आपसे छूट जाएगा जल्दबाजी में, इसीलिए ध्यानपूर्वक एग्जाम में प्रश्न को पढ़िएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, यानी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे कृत्रिम पारितंत्र पूछा गया है। यही पूछा जा रहा है, प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है यानी कि कौन सा इसमें से कृत्रिम पारितंत्र है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये जो प्राकृतिक पारितंत्र होता है इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आपका आता है नदी, वन, रेगिस्तान, उसके बाद बात करें तो घास के मैदान, महासागर, ये सब आपके प्राकृतिक पारितंत्र है। तो यहाँ पर देखिएगा नदी, वन, रेगिस्तान, ठीक है ना, घास के मैदान, महासागर, ये सब प्राकृतिक पारितंत्र होते हैं। कृत्रिम पारितंत्र जो है क्या क्या होता है, तो बगीचा होता है, मछली घर यानी कि जो एक्वेरियम होता है, उसके बाद खेत होता है, खेत, एक्वेरियम यानी कि जो मछली घर है, बगीचा या फिर उद्यान दे देगा, तो ये आपके कृत्रिम पारितंत्र होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि राजनीतिक दल आवश्यक है, तो आपको भी पता है कि राजनीतिक दल जो है कहाँ पर आवश्यक है, तो लोकतंत्र में आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, तो राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, चुनाव जीतते हैं, उसके बाद सरकार का गठन करते हैं और जनता के लिए नीति निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक इसमें से कौन सी है, चुंबकत्व पर आधारित। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा ये MRI है। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखना आपको, हो सकता है फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है ना, ये जो MRI होती है ये चुंबकत्व पर आधारित एक चिकित्सीय तकनीक होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए इंग्लिश का प्रश्न पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए क्या पूछा गया कि नाइदर द बॉयज़ नॉर द टीचर, यहाँ पर खाली स्थान है, प्रेजेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिएगा नाइदर द बॉयज़ नॉर द टीचर इज प्रेजेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1950 के पहले, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे, बताइए। तो देखिए 1950 के पहले हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस शामिल थे। कौन थे, तो याद रखिएगा कौन थे, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस 1950 से पहले हिंद चीन में शामिल देश थे। ठीक है, याद रखिएगा इसको, और याद रखिएगा ये तीनों देश, ये सभी देश फ्रांसीसी उपनिवेश के अधीन थे। किसके अधीन थे ये, तो फ्रांसीसी उपनिवेश के अधीन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कौन सा इसमें से त्रिभुजों की सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है। अच्छा, त्रिभुज की अगर हम सर्वांग समता के नियम की बात करते हैं तो आपको याद होगा SSS, यानी कि भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड। एक क्या होता है SAS, यानी कि भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। ठीक है, एक होता है ASA, यानी कि आपका कोण भुजा कोण, यानी कि एंगल साइड एंगल, और एक होता है RHS, यानी कि समकोण कर्ण भुजा। ठीक है, ये होता है सर्वांग समता का। तो इसमें से कौन सा पूछा गया है कि नहीं है, अब आप ही बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भुजा भुजा कोण, भुजा भुजा कोण, ये नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अमेरिका की खोज किसने किया था, बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए, आपको भी पता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो देखिए अमेरिका की खोज जो किया था ये किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ठीक है ना, किसने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था, याद रखिएगा। बट अमेरिका नाम पड़ा था अमेरिको वेस्पुसी के नाम पर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर वास्को डिगामा आप देख रहे हैं, वास्को डिगामा भारत की समुद्री मार्ग की खोज किया था, और ये भारत कब आया था, तो 1498 में। ठीक है, याद रखिएगा 1498 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है,
आधुनिक लोकतंत्र को। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आधुनिक लोकतंत्र को जो है इंपॉर्टेंट है, इसको प्रतिनिधि लोकतंत्र या फिर इसको बहुतंत्र भी कहा जाता है। दोनों तरीके से याद रखिएगा, बहुतंत्र भी याद रखिएगा और प्रतिनिधित्व लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र भी आपको इस तरह से मिल जाएगा, प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र या बहुतंत्र, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है आधुनिक लोकतंत्र को? प्रतिनिधि लोकतंत्र या बहुतंत्र भी कहा जाता है, जहां जनता अपने प्रतिनिधि को चुन करके सत्ता में भागीदारी करती है, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और बन सकता है कि आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन करने के लिए बहुतंत्र शब्द जो है, आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन करने के लिए, अभी मैंने बहुतंत्र बताया था, बहुतंत्र शब्द किसने दिया था? तो ये रॉबर्ट डहल ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट डहल ने दिया था। याद रखिएगा, रॉबर्ट डहल ने दिया था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर आपने पढ़ा होगा 74.04%, बट 2011 की जनगणना का जो आखिरी आंकड़ा था, अंतिम आंकड़ा है, उसका अनुसार 73%। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए बेकिंग सोडा इज सोडियम। अब बेकिंग सोडा क्या है बताइए? बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, ठीक है। तो इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता था? अब उस समय वाला आपको याद नहीं रखना, अब आपको इस बार वाला, अभी रिसेंट में जो जीता है टीम 2000, यहाँ पर पूछा गया 21-22 में, बट आपको अभी वाला याद रखना है। तो अभी वाला किसने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी? कर्नाटक की टीम ने जीता है। किसने? कर्नाटक ने जीता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो। यहाँ पर देखिए इफ़ खाली स्थान है आई कम, बताइए यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा, देखिए क्या होगा फ्रेंड्स बताइए। तो यहाँ पर होगा इफ़ ही विल गो आई कम, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अंग्रेजी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा जाए कि क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है किसका? प्रोटेस्ट का। अब देखिए प्रोटेस्ट का मतलब अर्थ क्या होगा? तो प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध करना। क्या होता है फ्रेंड्स? विरोध करना। क्या होता है? प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का भी मतलब होता है विरोध करना। उसके बाद अपोज का भी, अगर अपोज भी ऑप्शन में रहता है तो अपोज का मतलब भी विरोध करना होता है। रेसिस्ट का मतलब भी RESIST, इसका भी मतलब विरोध करना है। तो यहाँ पर क्लोजेस्ट मीनिंग ऑप्शन डी हो जाएगा, टू ऑब्जेक्ट। देखिए जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? तो यहाँ पर देखिए जितेंद्रिय का क्या होता है? तो जितेंद्रिय का हो जाएगा आपका जित प्लस इंद्रिय। क्या होगा? जित प्लस इंद्रिय हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, बताइए। तो मृदा अपरदन को वृक्षारोपण के द्वारा रोका जा सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? अब देखिए निहाल सरीन दरअसल उस समय जो होंगे निश्चित रूप से सुर्खियों में रहे होंगे, इसलिए पूछा गया है। अब देखिए ये क्या है? निहाल सरीन ये शतरंज के खिलाड़ी, ग्रैंड मास्टर हैं, शतरंज के खिलाड़ी। अच्छा, कुछ और शतरंज के खिलाड़ी का नाम आपको याद रखना है, जैसे कि आपको आर प्रज्ञानंद का नाम याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि आर प्रज्ञानंद जो हैं ये किस खेल से संबंधित है? तो आपको याद रखना है शतरंज से। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए पी श्याम निखिल जो है किस खेल से संबंधित है? पी श्याम निखिल, तो ये जो पी श्याम निखिल जो है ये भी शतरंज के खिलाड़ी हैं, ठीक है। चलिए, देखिए इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षा रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत चढ़ी होती है। यसद लेपन यानी कि अंग्रेजी में इसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे। और उस पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो फ्रेंड्स उस पर जो है जस्ता की परत चढ़ी होती है, जिंक की परत चढ़ी होती है। तो यहाँ पर देखिए जस्ता राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर, ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कह रहा है कि संत रविदास, सेंट पढ़ेंगे, वैसे हिंदी में हम लोग इस तरह से संत लिख देंगे, ठीक है ना। सेंट रविदास वाज ए डैश बाई प्रोफेशन। ये रविदास जो थे ये प्रोफेशन से क्या थे एक, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्या थे एक? तो ये रविदास जूता बनाते थे। तो अंग्रेजी में इनको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉबलर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मोची कॉबलर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि उसने मुझे सोता हुआ पाया। इसको क्या करना है? करेक्ट ट्रांसलेशन करना है।
ठीक है ना, कौन सा इसमें से जो है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन हिंदी सेंटेंस इज करेक्ट, उसने मुझे सोता हुआ पाया, बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बता दीजिए। तो ही फाउंड मी स्लीपिंग, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम पूछता है, तो उत्तर दक्षिण जो है ये किसको जोड़ता है, तो ये आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी को, श्रीनगर से कन्याकुमारी को। और पूर्व पश्चिम गलियारा जो है ये किसको जोड़ता है, तो सिलचर से पोरबंदर को, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिए मानव पूंजी में निवेश का जरिया है, मानव पूंजी में, तो देखिए मानव पूंजी में निवेश का जरिया जो है वो शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, ठीक है ना, सूचना यानी कि जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। अच्छा तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो इसमें आपका देखेंगे तो पशुपालन जो है तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है, पशुपालन, मत्स्य पालन, ठीक है ना, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये आपका तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि किस क्षेत्र में किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। तो नाजी पार्टी किसका था, हिटलर का था, आपको याद होगा, ठीक है ना। और नाजी पार्टी का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था जर्मनी में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टार मार्क लगा लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में जो है किस प्रकार के सर्वाधिक क्षेत्र में वन फैले हुए हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से, अब आपको 2021 वाला नहीं याद रखना है, अभी रिसेंटली किसको दिया गया है लास्ट टाइम, तो याद रखना ये सुधा मूर्ति को दिया गया है। किनको दिया गया है, सुधा मूर्ति को दिया गया था। इनसे सुधा मूर्ति से पहले नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था, अभी सुधा मूर्ति जी हैं लास्ट टाइम इसके प्राप्तकर्ता, ठीक है। तो इसको आप याद रख लीजिए। विद्युत का तंतु बना होता है, तो विद्युत का जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है, ठीक है ना। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है, तो इसको याद रखना है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। चलिए तो क्यों बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए और जो विद्युत हीटर होता है उसमें नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए मैथ का मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है ना, बहुत ही आसान प्रश्न मैथ के पूछे गए हैं, आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 20% यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ये भी आसान प्रश्न पूछा गया, यहाँ 350 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तारापुर केंद्र है, तारापुर केंद्र क्या है, तो आपको भी याद होगा तारापुर जो है ये एक आणविक शक्ति का केंद्र है, ठीक है ना, आणविक शक्ति का केंद्र, और ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका निर्माण 1972 में हुआ था, ठीक है ना। चलिए देखिए लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता कौन सी है। लीलाधर जगुड़ी का नाम आपको उस समय इसलिए पूछा गया था कि हो सकता है उनको व्यास सम्मान उस समय दिया क्या हो, लीलाधर जगुड़ी को व्यास सम्मान भी दिया जा चुका है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। और देखिए फ्रेंड्स इस बार अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्यास सम्मान अभी किनको दिया गया है, तो अभी सूर्यबाला को दिया गया है, सूर्यबाला को याद रखिएगा, किनको, सूर्यबाला को। इनको जो है 34वां व्यास सम्मान दिया गया है, क्लियर, याद रखिएगा। और ये हिंदी लेखिका हैं और इनके उपन्यास कौन देश के वासी, कौन देश को वासी, बेनू की डायरी, याद रखिएगा, कौन देश को वासी, बेनू की डायरी के लिए इनको 34वां व्यास सम्मान दिया गया है, ठीक है। लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता इसमें से कौन सा है, तो याद रखिएगा मेरा ईश्वर, ठीक है ना। चलिए मेरा ईश्वर याद रख लीजिएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए बादल राग किसका है, तो बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, ठीक है ना। पूरा हिंदुस्तान मिलेगा ये आपका केदारनाथ अग्रवाल का है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा छाया मत छूना ये रचना है गिरजा कुमार माथुर का, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। चलिए देखिएगा किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज अवश्य क्या होगा, तो त्रिभुज जो होगा अवश्य क्या होगा, बता दीजिए, समकोण त्रिभुज होगा ना, समकोण त्रिभुज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन थे, तो पहले सीडीएस कौन थे, जनरल बिपिन रावत जी थे, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी देहांत हो गया था, ये आप जानते हैं। अभी वाला आपको याद रखना है, अभी कौन है, तो अनिल चौहान है, अभी कौन है, अनिल चौहान है, अभी अनिल चौहान है, ठीक है ना, अभी अनिल चौहान है। चलिए उसके बाद देखिएगा
कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सी है? फणीश्वर नाथ रेणु का तो आपको याद होगा लाल पान की बेगम। अब मैला आंचल किनका है जरा आप बताइए तो मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लाल पान की बेगम, ठीक है। सूखी नदी का पुल किनका है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर का है, ठीक है। दो बैलों की कथा किनकी है? तो मुंशी प्रेमचंद की है। अच्छा, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है ये, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी कि सचिवालय कहाँ स्थित है? तो देखिए इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन वर्णक जो है ये पाया जाता है आरबीसी में। किसमें? लाल रक्त कणिका में या लाल रक्त कोशिका कहिए, ठीक है, इसमें यह पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन वर्णक होता है, ठीक है ना। प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में, जिसके कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है, ठीक है ना। और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को बांधने और मुक्त करने की क्षमता होती है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन इसमें लोहा यानी कि आयरन युक्त एक वर्णक होता है जिसे हम लोग हीम बोलते हैं। यही जो है हीम रक्त को लाल करता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन। चलिए देखिए, इज द रूल एप्लीकेबल, खाली स्थान दिया गया है ऑल ऑफ अस। बताइए प्रीपोजिशन यहाँ पर फिल करना है, बता दीजिए। तो यहाँ पर होगा अप्लीकेबल के बाद टू का इस्तेमाल होता है। तो इज द रूल अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, ठीक है। चलिए, परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है? किस माध्यम से होता है? तो देखिए जो परागकण होता है, परागन कहिए आप, ठीक है ना, तो ये जल के द्वारा भी होता है, वायु के द्वारा भी होता है, कीट के द्वारा भी होता है, ठीक है ना, कीट के द्वारा भी होता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझिए, प्रश्न यहाँ से बनेगा। दरअसल प्रश्न बनेगा कि जल के द्वारा परागन को क्या कहते हैं? तो जल के द्वारा जो परागन होता है उसको हम लोग हाइड्रोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली बोलते हैं, ठीक है। पूछेगा जल द्वारा परागन को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोफिली कहते हैं। अच्छा, वायु के द्वारा जो परागन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एनेमोफिली, एनेमोफिली, एनेमोफिली बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो कीट के द्वारा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एंटोमोफिली, एंटोमोफिली बोलते हैं। कीट द्वारा परागन को एंटोमोफिली बोलते हैं। जल द्वारा परागन को हाइड्रोफिली, वायु द्वारा परागन को एनेमोफिली और कीट द्वारा परागन को हम लोग एंटोमोफिली बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए, एक विद्युत जनित्र बदलता है यानी कि विद्युत जनरेटर। तो आसान सा प्रश्न है, जनित्र जो है, जनरेटर जो है ये क्या बदलेगा? जनरेटर जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अच्छा, विद्युत को यांत्रिक में कौन बदलता है? तो ये मोटर बदलता है। विद्युत को यांत्रिक में मोटर बदलता है। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो विद्युत सेल होता है वो बदलता है, ठीक है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जो मेंडलीव थे उनको श्रेय दिया जाता है डी.आई. मेंडलीव। तो फ्रेंड्स, उनको जो है तत्वों के आवर्त सारणी में उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए श्रेय दिया जाता है, ठीक है ना। और उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समान वर्ग में रखा था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता दीजिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, ही स्पीक्स हिंदी। पैसिव बताइए, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हो जाएगा हिंदी इज स्पोकन बाई हिम, ठीक है ना, हिंदी इज स्पोकन बाई हिम। चलिए, वर्तमान में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष। अच्छा, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अभी कौन है? तो अभी जो है आपको याद रखना है नंद किशोर यादव जी हैं, श्री नंद किशोर यादव जी। और विधान परिषद का अगर पूछा जाएगा तो ये अवधेश नारायण सिंह है, ठीक है। कौन है? अवधेश नारायण सिंह है। चलिए, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक, तो अनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। ये आपको भी पता है, किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? मेंडल को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जी.जे. मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। चलिए याद रखना आपको अनुवांशिकी का जनक। अच्छा, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। अच्छा, मृत कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ही रहेगा, ठीक है ना। और जीवित कोशिका की अगर पूछेगा तब लीवेनहॉक ने किया था जीवित कोशिका की खोज। चलिए उसके बाद देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो है ये शुरू कब हुआ था?
तो 1914 में, ठीक है ना, 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है। और ये ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ शुरू हुआ था, 4 साल तक चला था। इसमें टोटल 37 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण पूछा जाता है, तो याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जो होगा वो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या, मैंने कई बार बताया है। और प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण देश 2 खेमों में बट गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, ठीक है ना। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, ठीक है ना, उसके बाद रसिया, फ्रांस, ये सब शामिल थे। और धुरी राष्ट्र में जर्मनी नेतृत्व कर रहा था। और उसके साथ कौन कौन से देश थे, तो जर्मनी तो था ही, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थे, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए, मानव अपनी अबुझ भाषा में कहता रहता है रेखांकित पद प्रतीक है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता। बताइए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर समुद्र अबुझ भाषा, ठीक है ना, यहाँ पर अबुझ भाषा, अबुझ भाषा में, ठीक है ना, हिंदी साहित्य में समुद्र अबुझ भाषा में मनुष्य से कहता है कि मेरी यानी समुद्र का कुछ नहीं होता है। यही अबुझ भाषा में वह अपने मनोभाव को प्रकट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुरक्षा का तात्पर्य है। अब यहाँ पर देखिए खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य। तो देखिए खाद्य सुरक्षा होता क्या है कि हर व्यक्ति को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो, ठीक है ना। और खाद्य सुरक्षा के कुछ आयाम होते हैं, जैसे कि अवेलेबिलिटी होता है, उपलब्धता होता है, पहुंच होता है, सामर्थ्य होता है, उपयोग होता है, स्टेबिलिटी होता है, ये सब होता है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला बनी है। अब यहाँ पर देखिए, दरअसल यहाँ पर समय दे दिया गया था, ठीक है ना, ये समय है आपका जुलाई 2021 में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जुलाई दे दिया था 2021, तो उस समय गई थी सिरसा बांदला, ठीक है ना। बट अगर दूसरा मेरे हिसाब से देखा जाए तो पहला तो कौन थी, पहला कल्पना चावला थी, दूसरा सुनीता विलियम्स थी, तीसरा सिरसा बांदला थी। लेकिन यहाँ पर समय दे दिया गया था, तो समय के अकॉर्डिंग सिरसा बांदला आंसर होता, ठीक है। तो ये 3 भारतीय मूल की महिला हैं, याद रखिएगा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और सिरसा बांदला। चलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1993 में हुई थी। याद रखिएगा कब, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1993 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। इन द स्टोरी द आइज आर नॉट हियर, वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। ये सीधे आपके चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं, जो चैप्टर आपको दिया रहता है सिलेबस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बता दीजिए, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, देहरादून। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है ना, तारापुर महाराष्ट्र में, अभी मैंने बताया था 1972 में, ठीक है। चलिए, भारत में किस श्रेणी में निम्न में किस श्रेणी में भारत आता है, तो भारत क्या आता है, विकसित देश है, विकासशील देश है, बहुत ज़्यादा विकसित है, गरीब है, किस में आता है, तो विकासशील देश है अपना देश, ठीक है, विकासशील में आता है। क्लियर। देखिए चंबल जो है निम्न में से किसकी जो है सहायक नदी है, इसमें से चंबल नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है, तो चंबल जो है ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी है, यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है, मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। क्या पूछा गया है कि छड़ की लंबाई क्या होगी, तो इस बीमा में दिया गया है, तो आपको भी पता है L², छड़ की लंबाई √अंडर होगा L² + B² + H², ठीक है। तो LBH यहाँ पर सबको रख देना है, 10 का स्क्वायर प्लस फिर 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 15 मीटर आ जाएगा आंसर। चलिए, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 53 का करेक्ट आंसर, 384 कहीं दिख रहा है क्या, हाँ यहाँ पर। चलिए, उसके बाद देखिए एक कहानी यह भी किसकी रचना है, ये कहानी यह भी, तो फ्रेंड्स ये मनु भंडारी की रचना है। याद रखिएगा मनु भंडारी को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनको 2008 में जो है व्यास सम्मान प्रदान किया गया था, 2021 में इनका निधन हो गया था। तो करंट से संबंधित प्रश्न आपको हिंदी में पूछ लिया गया था, ठीक है ना। तो ये मनु भंडारी, पृथ्वी का कुल भाग जो जल से घिरा हुआ है, तो पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से घिरा हुआ है। याद रखिए कितना, 71%। और पृथ्वी को
वाटर प्लैनेट कहा जाता है, मतलब जल ग्रह, या फिर कहिए ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो ये सब आप ध्यान रखिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस विकल्प में सही विलोम शब्द दिया गया, विलोम युग्म दिया गया है, यानी कि यहाँ पर देखिएगा विलोम युग्म सही दिया गया है। तो गौरव का विलोम लाघव होता है, तो ये सही दिया गया, गौरव का विलोम लाघव होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह जो होता है उसमें ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिया जाता है। तो जो स्वयं सहायता समूह के सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा, तो सदस्य के द्वारा लिया जाता है। देखिए अमन फसल संबंधित है। अमन फसल जो है ये किस फसल की किस्म है, तो ये अमन धान फसल की किस्म है। ठीक है, तो यहाँ पर धान राइट आंसर हो जाएगा। सरहुल पर्व जो है ये कौन मनाते हैं? सरहुल पर्व मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, मुंडा जनजाति का बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक आदिवासी पर्व है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मुंडा हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में है। बेलाडीला की खान आपने पढ़ा होगा। बेलाडीला जो है ये लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और ये छत्तीसगढ़ में आता है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में बस्तर में। देखिए कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? भौतिक पूंजी का उदाहरण, अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षा प्रशिक्षण, तो ये आपका मानवीय पूंजी है, बाकी ये सब आपके भौतिक है। तो भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है। तो इसमें से देखिए द्विकक्षीय किसका होगा? द्विकक्षीय हृदय जो होगा वो आपका इसमें से शार्क का हो जाएगा। ठीक है ना, शार्क का होगा, शार्क एक असमतापी जंतु होता है और इसका हृदय द्विकक्षीय होता है। ठीक है, चलिए क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, उसका अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसीलिए क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल हमेशा साथ साथ लगते हैं। और क्रिया बल और जो प्रतिक्रिया बल हैं, याद रखिएगा, ये जो होते हैं जब किसी वस्तु पर दूसरी वस्तु पर बल लगती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। यानी कि हमेशा जो होता है ये आपके अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। किस में लगते हैं? तो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, और विपरीत दिशा में लगते हैं। ठीक है, अलग अलग वस्तु पर लगते हैं और विपरीत दिशा में। चलिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? अब यहाँ पर देखिए मौसमी बेरोजगारी, और इस तरह की समस्या जो होती है मौसमी बेरोजगारी संबंधी समस्या, ये खास करके कृषि क्षेत्र में होती है। ठीक है ना, क्योंकि वर्ष के कुछ हिस्सों में वहाँ पर रोजगार होता है और फिर वहाँ पर रोजगार खत्म हो जाता है, तो ये मौसमी कृषि क्षेत्र में होता है। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है? अब यहाँ प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत इसमें देखेंगे तो सोयाबीन है। ठीक है, और इसका तेल भी होता है, वसा का प्रचुर स्रोत है। चलिए राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से, तो देखिए फ्रेंड्स अनुच्छेद 61 जो है ये राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, इसको आप याद रखेंगे। और महाभियोग जो है ये संसद में लाया जाता है, तो संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटा सकती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, संसद। मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो मतदाता सूची जो होता है उसको हम लोग वोटर लिस्ट तो बोलते हैं, वोटर्स लिस्ट। कितना आसान प्रश्न पूछ लिया गया है। और मतदाता सूची जो है ये तैयार कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है। ठीक है, चलिए, और वोट देने के लिए मतदाता सूची में नाम भी होना आपका आवश्यक होता है। मतदाता सूची आता है, इसमें आपका नाम होता है, वोटर लिस्ट होता है। ठीक है ना, चलिए राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो राज्यसभा का जो आपका सभापति होता है या तो कौन है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, याद रखिएगा। और ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। अच्छा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, वो किसको त्यागपत्र देगा? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को वो देता है। ठीक है ना, और उपाध्यक्ष किसको देगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। यहाँ पर राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। देखिए निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन, तो फ्रेंड्स इससे संबंधित नेल्सन मंडेला है। ठीक है ना, नेल्सन मंडेला, और इनको 28 वर्ष की जेल की सज़ा भी हुई थी। 62 से लेकर के 1962 से लेकर के 90 तक ये 28 वर्ष जेल में बिताए थे। ठीक है ना, और फिर ये आपके 1994 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। 1990 में याद रखिएगा इनको भारत रत्न दिया जा चुका है, और 1993 में इनको नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया जा चुका है, नेल्सन मंडेला।
इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका 1/2 हो जाएगा। देखिए पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो पंडित बिरजू महाराज जो है ये कथक नर्तक थे, तो कथक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कथक उत्तर भारत का नृत्य है, ये लखनऊ घराने से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है ना, और इनका वास्तविक नाम बृजमोहन नाथ मिश्र था। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग MNC बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय निगम। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल के सभी पर्यायवाची हैं? कौन सा इसमें से सारा कमल का ही पर्यायवाची का एक युग्म दिया है, बताइए। तो इसमें से आप देखेंगे कि सरोज, पंकज, अरविंद ये सब होता है। सरोज, पंकज, अरविंद ये आपका पूरा कमल का है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका चौवन कारपेट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए दाल का बहुवचन क्या होगा? तो दाल का दालें हो जाएगा। ठीक है, चलिए देशों के बीच विकास की तुलना हेतु उपयोगी मापक है, तो ये आपको भी पता है, प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पर कैपिटा इनकम। हड़प्पा के किस स्थल से जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? जल प्रणाली को उत्तम जो साक्ष्य मिला है ये आपके धौलावीरा से मिला है। याद रखिए कहाँ से? धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI के वर्तमान गवर्नर, अभी वाला गवर्नर कौन है? तो अभी गवर्नर है संजय मल्होत्रा। ठीक है ना, संजय मल्होत्रा का नाम याद रख लीजिएगा, संजय मल्होत्रा। ठीक है ना, RBI का भी वर्तमान में गवर्नर है। बाकी तो आपको पता ही होगा RBI के बारे में, मैंने कई दफ़ा बताया था। ठीक है, 1935 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 3200 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से देखिए कौन सी नदी मुहाना है यानी कि एस्चुरी बनाती है? अच्छा आप देखिए नदी क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है या फिर डेल्टा बनाएगी? तो डेल्टा तो बनाती है, वो गंगा है आपको पता है, ब्रह्मपुत्र है, ये सब डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा ये सब डेल्टा बनाती है। तो देखिए गंगा, गोदावरी, कृष्णा ये डेल्टा बनाएगी। नर्मदा जो है ना ये एस्चुरी का निर्माण करती है, नर्मदा जो है ये एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत में संप्रभु भारत के लोग हैं। बिहार दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, मैं कई दफ़ा बताया हूं। आप लोग जब अपना स्कोर बताएंगे उस समय इसका आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से उपार्जित लक्षण कौन है? अच्छा उपार्जित लक्षण होता क्या है? तो उपार्जित लक्षण वे लक्षण होते हैं जो किसी जीव के जीवन काल के दौरान पर्यावरण के साथ संपर्क में आने से या अंगों के उपयोग या अनुपयोग से विकसित होते हैं, और ये लक्षण अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं। इसी को उपार्जित लक्षण कहा। जैसे आप बॉडी बना लीजिए, बहुत शानदार आपका बॉडी हो गया, बहुत फिट है आप, नहीं बहुत मसल वाला बॉडी है, तो ये उपार्जित लक्षण है, ये अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके जो बच्चे होंगे उनका भी बहुत हार्ड मसल होगा, ये नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा शरीर का वजन। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि विच फेस्टिवल इज रेफर्ड टू इन टॉल्स्टॉय लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन? ये सीधे बुक से उठा करके दिया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ईस्टर का त्यौहार है। ठीक है ना, ईस्टर का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए वेयर बाद सेंट कबीर ब्रॉट अप इन हिज अर्ली चाइल्डहुड डेज? बताइए, संत कबीर ब्रॉट अप अर्ली चाइल्डहुड डेज, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए संत कबीर का लालन पालन वाराणसी में नीरू नामक एक जुल्हा था, उन्होंने किया था। ठीक है, और कबीर एक निर्गुण संत थे, इनका उपदेश बीजक के रूप में संकलित है, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वाराणसी। देखिए सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाएंगे? सुंदरवन में, डेल्टा में। ठीक है ना, मैनग्रोव वन में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? बादल या कोहरा, तो बादल या कोहरा द्रव गैस में परिक्षेपित कोलाइडी निकाय का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रव गैस में परिक्षिप्त। संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? तो जहर में ईला जब प्रत्यय जोड़ दीजिएगा तो क्या बनेगा? जहरीला बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जहरीला, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है किसके द्वारा?
तो भारत में बजट निर्माण का कार्य जो होता है ये किसके द्वारा किया जाता है, जल्दी से बता दीजिए। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना। चलिए, अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, अक्षय नवीकरणीय, ध्यान रखना आपको, ध्यान से पढ़िएगा, अक्षय नवीकरणीय। तो इसमें से आपका अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये आपका सौर ऊर्जा है, अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है ना, याद रखिएगा, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था, नहीं पूछा गया है संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य, तो इसमें मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कौन नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक पारितंत्र में, अब पारितंत्र मैंने बताया था ना, प्राकृतिक और कृत्रिम, एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आएंगे, तो जब इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता है यानी कि अपना खाना ये स्वयं बनाएंगे, और ये किस वर्ग में आ जाएंगे, तो उत्पादक के वर्ग में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, परख था उस समय एक चर्चा में रहा था, करंट का क्वेश्चन है, किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल था, ये परख एक पोर्टल था। तो परख जो था ना ये आपका किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल था, तो ध्यान रखिएगा ये छात्र को सीखने का आकलन, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि जापान एक धनवान देश कैसे बना। जापान क्या था, तो जापान जो था ना यहाँ पर देखिए एक पहले जो था ये बहुत ज़्यादा विकास नहीं किया था, लेकिन ये एक विकसित देश बन गया। यहाँ पर बहुत सारा जो है उद्योग स्थापित हुए और वहाँ पर एक कुशल और शिक्षित श्रमिक थे, उच्च एवं आधुनिक तकनीक थी, ये सब भारी मात्रा में थी, जिसके कारण वहाँ पर उत्पादन बढ़ा था, तो मानव संसाधनों में निवेश के द्वारा, ठीक है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो ये मीथेन गैस होता है, और मीथेन को आपको याद रखना है कि मार्स गैस कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है कि भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है, तो भारत में जो होते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में मानसून रिटर्न होता है, ठीक है, और इस ऋतु में प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर वर्षा होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है, तो यहाँ पर देखिए अक्टूबर नवंबर। चलिए उसके बाद देखिए 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी, तो फ्रेंड्स कलकत्ता के निकट रिसरा में हुई थी, कलकत्ता के निकट रिसरा में, बट यहाँ पर कलकत्ता याद रख लीजिएगा। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या बोलते हैं, तो कर्नाटक में जो होती है उसको हम लोग मैंगो शावर बोलते हैं, आम्र वर्षा बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए सविनय आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था, तो सविनय आंदोलन दांडी यात्रा से आरंभ हुआ था, ठीक है ना। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने स्टार्ट किया था दांडी मार्च। 78 अनुयायियों के साथ ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं, और इसके साथ ही सविनय आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, तो 1930 दांडी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री एक अलग सेशन में कराऊंगा। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन को कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये जितने भी प्रैक्टिस सेट आएंगे आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि जितनी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए।